गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट जीएस का 6। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लठमार होली मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लठमार होली मनाई जाती है? तो लठमार होली बरसाना मथुरा में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आईआईटी शहर की स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में किस शहर में आईआईटी शहर की स्थापना की जा रही है? तो आईआईटी शहर की स्थापना की जा रही है लखनऊ में। भारत में पाई जाने वाली सभी स्वरूपों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक सीमांत बेरोजगारी पाई जाती है। सीमांत बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी या सीमांत बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल सऊदी अरब की भी मुद्रा है, ईरान की भी मुद्रा रियाल है, कतर, ब्राज़ील, ओमान। सऊदी अरब, ईरान, कतर, ब्राज़ील, ओमान इन सभी देशों की मुद्रा क्या है? रियाल है। निम्न में से कौन सी समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से संबंधित है? तो गरीबी निर्धारण से संबंधित नीलाकांत दांडेकर समिति ये भी है, वाईके समिति ये भी गरीबी से संबंधित है, और लकड़वाला समिति ये तीनों समिति जो है गरीबी से संबंधित है। नीलाकांत दांडेकर समिति की बात की जाए तो 1971 में यह समिति बनी थी। कब बनी थी? 1971 में। ठीक। और वाईके समिति की बात करते हैं तो यह समिति 1979 में बनी थी, और ये लकड़वाला समिति ये 1989 में बनी थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। जगजीवन राम कौन थे? ये श्रम मंत्री थे। कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। बलदेव सिंह ये कौन से मंत्री थे? ये रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव थे। और राजेंद्र प्रसाद ये कृषि मंत्री थे। कौन मंत्री थे? कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पूछ रहा है शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो वर्तमान समय म्यांमार वर्मा है, पहले इसको वर्मा के नाम से जाना जाता था, तो वर्मा को भारत से 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया था। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त स्थित है जो विश्व में सबसे गहरा गर्त है? तो ये गर्त है मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। 1122 मीटर इसकी लंबाई है। ये सब विश्व में सबसे गहरा गर्त है। और सुंडा गर्त की बात करते हैं तो हिंद महासागर में स्थित गर्त है। किस महासागर में? हिंद महासागर में। और ये प्लूटो रिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है पूछ रहा है। तो भारत में असम जो ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार से सीमा साझा करता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के नक्शा में जो इस तरफ के राज्य होते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर नागालैंड है, तब मणिपुर है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, तब नागालैंड है, तब मणिपुर है, तब उसके बाद क्या है? मिजोरम है। यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता? तो असम जो ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है।
और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली से लगती है। यह क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन भी था, लेकिन इसमें आयोग ने विकल्प बी 8 माना है, अर्थात उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाता है तब 9 लगती है, लेकिन यहाँ हम राज्यों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हमारा उत्तर विकल्प बी होगा, 8 सही होगा। EFT का फुल फॉर्म क्या है? तो EFT का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन लेखपाल के मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन। EFT का फुल फॉर्म क्या है? तो EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी शिखर है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितने मीटर है? 1722 मीटर है। यहीं पर यदि पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हमारा आंसर होगा। पतंजलि किस दर्शन के प्रतिपादक थे? पतंजलि एक विद्वान थे, वो किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो पतंजलि जो है वो किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो वो न्याय योग दर्शन के प्रतिपादक थे। यदि न्याय दर्शन की बात करते हैं, मुनि गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। मुनि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। और यदि सांख्य दर्शन की बात करते हैं, जो कपिल मुनि हैं, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है। यहाँ पे पूछ रहा है पतंजलि किस दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, भारत कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन नागार्जुन को कहा जाता है, ये एकदम सही बात है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये भी सही है। भारत का ग्लैड स्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और भारत का मैकियावेली कालिदास को कहा जाता है, ये तो गलत है, कालिदास को नहीं कहा जाता। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। तो हमारे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ये तीनों ऊपर के, तो ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन ये सुमेलित नहीं है विकल्प डी वाला। तो हमारा उत्तर विकल्प डी वाला होगा। निम्न में से कौन कालक्रम के अनुसार सही नहीं है? इसमें हम देखते हैं मतलब कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद कौन सी घटना हुई, कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो देखते हैं विकल्प ए, तराइन का द्वितीय युद्ध, चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। तो ये हमारा क्रम सही है, चूँकि 1192 पहले आएगा, फिर 1539, तब 1757। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? कालक्रम के अनुसार सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी। तो ये भी हमारा क्रम सही है। 1891, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी। अब आइए विकल्प सी देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजेता हुआ था।
और पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो ये 1500 कब हुआ था, 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था और यह पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजेता हुआ था। तो ये देखिए 1526 आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये देखिए गलत हो गया यहाँ पे, 1556 पहले आना चाहिए, 1576 बाद में होगा, तब हमारा यहाँ क्वेश्चन सही होगा। आइए विकल्प डी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और हल्दी घाटी का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो हमारा जो विकल्प सी है ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 1576 पहले आ गया है, 1556 बाद में आया है। यहीं पे हमारा देखिए जो विकल्प डी है उसमें हमारा सही दिया गया है, तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग अनियंत्रित होता है। शराब जैसे आदमी पी लेते हैं तो उससे मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क का जो लिटिल ब्रेन होता है, अनुमस्तिष्क ही, जब शराब लोग पी लेते हैं तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं ना, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क, इसी को ही लिटिल ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। लिटिल ब्रेन यही हमारा अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट, इसको हम देखते हैं। निकट में क्या आ रहा है, निकट आ रहा है अंतिम में ना, तो इसमें इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। किस लेंस का, अवतल। निकट आ रहा है अंतिम में, जैसे निकट आ रहा है तो ऐसे कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। और दूर में क्या आता है, दूर दृष्टि दोष में के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूर आ रहा है ना, दूर में क्या आ रहा है, ऊ, तो ऊ से क्या हो गया, उत्तर। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 129 में क्या है, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत संविधान में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 में दिया गया है। और अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। और आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 148 के तहत। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, उकाई परियोजना स्थित है कहाँ, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। और एक और परियोजना है, कौन सी परियोजना, काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना भी गुजरात में ही ताप्ती नदी पर ही स्थित है, काकरा पार परियोजना। और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक। और सतलज नदी पर कौन सी स्थित परियोजना स्थित है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ठीक। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसमें हमारा उत्तर विकल्प सी होगा, पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी है। और दिल्ली के विषय में हम बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। ठीक। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा पुडुचेरी है, अर्थात उसमें विकल्प सी वाला हमारा सही होगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
धन्यवाद।